गृह मंत्री का ये इस्तीफा बहुत पहले आना चाहिए था। जिस समय इस प्रकार के आरोप लगे, फिर पूर्व पुलिस कमिश्नर का पत्र आया, पूर्व कमिश्नर इंटेलिजेंस का रिपोर्ट खुला हुआ, इसमें से किस प्रकार से सरकार में रैकेट चल रहा है, ये सारी चीजें बाहर आई। सचिन वाजे, इनके इन्वेस्टिगेशन में जो जो चीजें बाहर आई वो आश्चर्यचकित करने वाली थी। एक प्रकार से मुंबई और महाराष्ट्र में सिंडिकेट राज चल रहा था। ये सारी चीजें बाहर आने के बाद तुरंत इस प्रकार का इस्तीफा ये गृह मंत्री से लेना चाहिए था, लेकिन वो इस्तीफा नहीं लिया गया। आखिरकार उच्च न्यायालय को इसमें हस्तक्षेप करना पड़ा और उच्च न्यायालय के हस्तक्षेप के कारण ये इस्तीफा देना पड़ा है। लेकिन जहां एक और ये इस्तीफा हुआ है, वही मैं दूसरी ओर सवाल पूछना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री मौन क्यों है। ये पूरा प्रकरण बढ़ता गया, प्रकरण जटिल होता गया, परत दर परत खुलता गया। इसमें से कई आश्चर्यचकित करने वाली चीजें बाहर आई, कई सरकार का और स्टेट का नाम खराब करने वाली घटनाएं घटी। इन सारी चीजों में मुख्यमंत्री जी मौन रहे। पिछला स्टेटमेंट जो मुख्यमंत्री जी का मुझे याद आता है, तो वाजे कोई लादेन थोड़ी है। इस प्रकार से वाजे का समर्थन या उसका बचाव मुख्यमंत्री जी ने किया था। तब से लेकर आज तक ऑफिशियली एक भी बात मुख्यमंत्री जी ने इसके ऊपर नहीं की है। मुख्यमंत्री क्या गठबंधन की मजबूरी की वजह से नहीं बोल रहे थे सरकार बचाने के लिए या और किसी तरह का दबाव? देखिए, इसका जवाब तो मुख्यमंत्री दे पाएंगे। हाँ, ये जरूर है कि सरकार को बचाने के लिए अलग अलग प्रकार के कॉम्प्रोमाइज वो लगातार कर रहे हैं, लेकिन ये कॉम्प्रोमाइज सरकार बचाने का कॉम्प्रोमाइज नहीं है, तो स्टेट के साथ कॉम्प्रोमाइज है। ये महाराष्ट्र की इज्जत के साथ, महाराष्ट्र की अस्मिता के साथ एक प्रकार का कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, और इसलिए मुझे लगता है इस पर जवाब तो मुख्यमंत्री जी को देना पड़ेगा। एलजी स्कैम के बाद इतने बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार या पुलिस दल का जो डैमेज हुआ था वो आज इस समय हुआ है, तो ऐसी स्थिति में आप कैसे देखते हैं? देखिए, पुलिस फोर्स को प्राइवेट आर्मी की तरह वसूली के लिए अगर इस्तेमाल किया जाए तो इससे दूसरा कोई अलग उसमें से निष्कर्ष नहीं आ सकता है। जिस प्रकार से सिंडिकेट राज तैयार करके पुलिस का उपयोग हफ्ता वसूली के लिए, पुलिस का उपयोग सेटलमेंट के लिए ये सरकार करने लग गई थी, तो इसमें से ऐसा ही हश्र उसका निकलने वाला था, और वही चीजें हमारे सामने आई है। इसके लिए पुलिस जिम्मेदार नहीं है। देखिए, पुलिस एक फोर्स होता है। इस फोर्स को चलाने वाली सरकार उसका इस्तेमाल किस प्रकार से करती है, इस पर वो फोर्स काम करता है, क्योंकि उसके पास बहुत अधिकार होता है, पावर होता है। और ये पावर अगर निरंकुश हो जाए, क्योंकि उसको चलाने वाली सरकार उसका निरंकुश उपयोग करने लगे, तब ये पावर कहीं न कहीं लोगों को डैमेज करता है। और वही स्थिति हमने महाराष्ट्र में देखी। इसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार की है। आपने इस पूरे मामले को परत दर परत खोला, आप पर भी आरोप लगे कि आप राज्य सरकार को अस्थिर करने के लिए इस तरह के बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं। आप केंद्रीय गृह सचिव के पास भी गए, आपको केंद्रीय एजेंसी के पास ही मामला सौंपा गया है। दूध का दूध पानी का पानी अब होगा? मैं बिल्कुल मानता हूं कि दूध का दूध पानी का पानी होगा। बहुत चीजें इसमें से बाहर आएगी। मैं तो ऐसा कहता हूं कि जिसको अंग्रेजी में टिप ऑफ आइसबर्ग कहते हैं, उस प्रकार से ये बिल्कुल छोटी छोटी चीजें अभी बाहर आई है। जैसे ही इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगा, कई चेहरों के ऊपर से पर्दे हटेंगे और एक प्रकार से क्लींजिंग, एक प्रकार से सफाई ये इस इन्वेस्टिगेशन के माध्यम से होगी। तो जांच की दिशा बहुत आगे बढ़ती हुई अभी नजर आ रही है, क्योंकि सीबीआई की एंट्री होगी, शराब केस इंक्वायरी करेगी, लेकिन 100 करोड़ और ये सारे आंकड़े जो हैं, ये कहीं ना कहीं जिस एजेंसी के बाद एक्सपर्टी है वो है ईडी। तो ऐसे में सीबीआई जांच के बाद, या अगर मामला दर्ज होता है सीबीआई में, उसके बाद ईडी भी इसकी जांच करें, ऐसा मानते हैं? देखिए, सीबीआई जब जांच करती है, कोई भी एजेंसी जब जांच करती है, और इस जांच के समय ऐसा ध्यान में आया कि उसमें मनी लॉन्ड्रिंग हुआ है, पैसे का लेन देन हुआ है, या पैसे को एडजस्ट करने की बात हुई है, या काले पैसे को सफेद करने का प्रयास किया गया है, या फेमा फेरा इस जैसे कानूनों का उल्लंघन हुआ है, तो
ऑटोमेटिक ऐसे मामलों में ईडी स्टेप इन होती है। तो अभी ये मामला जैसे जैसे आगे बढ़ेगा तो आवश्यकता होगी तो ईडी इसमें जरूर आएगी, आवश्यकता नहीं होगी तो नहीं आएगी। सर, पेटिशनर का कहना है कि ना सिर्फ अनिल देशमुख बल्कि उसने अन्य भी नाम लिए हैं जिनके खिलाफ ये इन्वेस्टिगेशन होगा। क्या आप मानते हैं कि अनिल देशमुख के अलावा और भी कोई बड़े नाम हैं जो इनमें आगे आएंगे? देखिए, मैं बिल्कुल साफ कहना चाहता हूं कि इन्वेस्टिगेशन जब होता है तो लिमिटेड नहीं होता। किसी ने एक व्यक्ति का नाम कहा तो वहां इन्वेस्टिगेशन रुकता नहीं है, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन में पूरा सर्किट ढूंढ के निकालना पड़ता है, इवेंट्स ढूंढ के निकालने पड़ते हैं, उसको कोलैबोरेट करना पड़ता है, उसकी एक चेन ऑफ इवेंट्स तैयार करनी पड़ती है, और फिर इसमें जो जो लोगों ने सहभागिता ली है ऐसे सब लोग उसके अंदर लपेटे में आते हैं। तो मुझे ये लगता है और मेरा अपना विश्वास भी है कि श्री अनिल देशमुख जी तक ये सीमित नहीं रहेगा, कई चेहरों के ऊपर से पर्दे हटेंगे इस इन्वेस्टिगेशन के दरमियान। पूरे मामले में तीन पार्टी की सरकार है, तीनों पार्टी की तरफ से अंदरूनी कलह दिखने लगी है। जब ये मामला सामने आया एक दूसरे की तरफ इशारा किया गया। एनसीपी का कहना था कि जो बदलियां एमएमआर रीजन में होती थी वो शिवसेना करती थी, हमारा कोई लेना देना नहीं था। वही एनसीपी के गृह मंत्री की तरफ शिवसेना जो है वो उंगली दिखा रही थी। कांग्रेस का तो अपना अलग ही हिसाब था। देखिए, शिवसेना तो इससे पल्ला इसलिए भी नहीं झाड़ सकती क्योंकि सारी अपॉइंटमेंट्स ये मुख्यमंत्री जी के आदेश से होती है, या फिर जो एक बोर्ड होता है वो बोर्ड जिस प्रकार का निर्णय लेता है उस निर्णय का रेटिफिकेशन गृह मंत्री और मुख्यमंत्री करते हैं। और विशेष रूप से आईपीएस कहां पर देना, किसको देना, इसका पूरा अधिकार ये मुख्यमंत्री का होता है। तो मुझे लगता है कि इसमें से पल्ला झाड़ना ये उनके लिए असंभव है। और निश्चित रूप से राष्ट्रवादी का भी वो कहना है कि केवल हम नहीं है, इसमें एनसीपी भी है और कांग्रेस भी अपनी जमीन उसमें तलाश रही है। कांग्रेस का ये कहना नहीं है कि ये गलत क्यों हो रहा है, कांग्रेस को लगता है भाई इतना सब हो रहा है उसमें हम कहाँ हैं, तो बहती गंगा में उनको भी हाथ धोना है। तर गेल्या सव्वा वर्षामध्ये आणि खास करून 36 दिवसामध्ये 2 मंत्र्यांचे राजीनामे झाले। तुम्हाला महाविकास आघाडीचं भवितव्य काय वाटतं? बघा, या सरकारचं भवितव्य हे मी पहिल्या दिवशी सांगितलं होतं की हे सरकार आपल्या स्वतःच्या वजनाने पडेल, अपने बोझ से ये सरकार गिरेगी, अशा प्रकारचं पहिल्या दिवशी मी सांगितलं होतं। आता हळूहळू ते खरं होताना दिसतं आहे। या सरकारमधले मंत्री, या सरकारचे नेते ज्या प्रकारे वागतायत, ज्या प्रकारे सरकार चालवतायत, सरकार लोकांच्या मनातनं तर पूर्णपणे उतरलं आहे, पण कॉन्स्टिट्यूशनली देखील हे सरकार स्वतःची अकर्मण्यता आणि अकार्यक्षमता हळूहळू समोर आणते। आम्ही पहिल्या दिवशी सांगितलं सरकार पाडण्याची आम्हाला घाई नाही, आम्हाला त्यात इंटरेस्टही नाही, हे सरकार स्वतः खाली येईल आणि तीच परिस्थिती आज पाहायला मिळते।